बाकी सबका भी यहीं पे होगा। तो वो बताया गया कि जी आपके लोग यहाँ इलाज हो रहा है। वो सिक्योरिटी वाला भी मुझे मिला लड़का, उसको नीचे से लेके यहाँ तक उसको 4 गोलियां लगी हुई हैं। अच्छा। और वो बिल्कुल इमरान खान साहब के सामने प्रोटेक्ट करता था राइट साइड से। अब मुझे उसका नाम नहीं पता लड़के का, लेकिन वो उसके थोड़े से बाल कम है सर पे। अब वो परसों जब मैं कंटेनर पे गया था तो वही लड़के ने मुझे जगह बनाकर दी थी, मुझे याद है। तो वो मुझे अंदर मिला, बल्कि व्हील चेयर पे उसको लेकर जाते तो उसने मुझे आवाज दी। मैं उसके बाद गया, मैं समझा कोई और पेशेंट है, यही लड़का है। डॉक्टर्स का क्या कहना है, कितनी देर तक इमरान खान साहब को? ये अभी डॉक्टर्स कुछ भी नहीं बता रहे। अभी दोबारा खान साहब को फिर मेरे ख्याल में चेक करेंगे। उनको जो पहले जो ऑपरेशन था इनिशियली वो तो हो गया है। उनकी एक घुटने की जो हड्डी है उसको भी मुझे एक साहब बता रहे थे कुछ चिप करके कोई पार्टिकल या गोली गुजरी है। और मल्टीपल इंजरीज हैं, कोई एक नहीं है, लेकिन एक ही टांग है जिसके ऊपर खान साहब की लगी है। ये जब गोलियां लगी हैं तो खान साहब फिर नीचे बैठे हैं। उसके बाद उनको वहां से मूव किया गया। बयान आ गया। अच्छा, ये जो बयान आया ना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस पे बहुत तशवीश है अंदर। आईजी पंजाब भी था, CCPO लाहौर भी था, वजीर आला पंजाब भी था। वजीर आला पंजाब का और बाकी लोगों का जो वो था बड़ा नॉर्मल तरीके से वो कर रहे थे। उसके बाद जो PTI के लोग वहां मौजूद थे, बतौर सहाफी मैंने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर आप एकदम जो है वो एक बंदे का बयान आप वायरल कर दें। पुलिस की तो ट्रेनिंग ये है कि इसकी कमीज उतार के इसके मुंह पे डाल दो। तो ये बाकायदा जो शुबा है वो ये है कि इसका इंटरव्यू करवाया गया, करवा कर इसका इंटरव्यू किसी को भिजवाया गया। उसके बाद अप्रूवल ली गई। अप्रूवल लेने के बाद इस इंटरव्यू को जारी किया गया। इट्स अ बिग गेम। बाकायदा तोते की तरह रटाया हुआ इंटरव्यू था उस बंदे का, और ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे आप बताएं कि कब ऐसे हाई प्रोफाइल हमले के बाद मुलजिम को पकड़ के उसका इंटरव्यू लिया गया? हॉस्पिटल नहीं पहुंचे उसका इंटरव्यू। ऐसा कभी नहीं होता। इमरान खान साहब के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसका इंटरव्यू उन्होंने वायरल किया है। ये डेलिबरेटली किया है। और ये पूरी की पूरी अंदर जो तरीके इंसाफ की क़यादत थी, या अंदर जो उनकी फैमिली के लोग हैं, या इवन अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं और पुलिस है, वो सारे इस बात पे हैरान थे। IG पंजाब इसको गोल करना चाह रहे थे कि जी अभी तो देखें ना, जिन्होंने पकड़ा है उन्हीं को कैसे मुअत्तल किया जा सकता है। मैंने फिर IG पंजाब से वहां पे बाकी लोगों ने भी ये गुजारिश की कि जनाब जो पकड़ा वो ड्यूटी थी, और ये जो काम किया ये क्राइम है। ये जो काम है ये तो क्राइम है ना। कैसे हो सकता है कि इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर आप एक बंदे को गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार करने के बाद फौरी तौर पे आप उसका एक इंटरव्यू करें, और उस इंटरव्यू में आप साबित करें कि ये मामला सिर्फ इमरान खान और इस बंदे के दरमियान है, बीच में तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं है। आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कोई हैंडलर नहीं है, आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कोई सहूलतकार नहीं है। तो आपको 3 नाम मिल गए सबको, जो इमरान खान साहब के साथियों ने आकर दिए स्टेटमेंट में। क्या क्या नाम दिए हैं अंदर जो डिस्कस हुआ? हाँ जी, कौन कौन है? हाँ, मेजर जनरल फैसल उनका नाम दिया है, और शहबाज शरीफ का नाम दिया, और राणा सनाउल्लाह का। राणा सनाउल्लाह ने अभी स्टेटमेंट दिया था कुचलने का इमरान खान को, और ये चंद दिन पहले उन्होंने ये धमकी दी है जान से मारने की। उसके अलावा शहबाज शरीफ का भी उन्होंने नाम दिया है, और ये तीनों नाम अब आपके सामने हैं। किसमें देखें, ये फौरी तौर पे होना ये चाहिए कि इस बंदे को लाहौर शिफ्ट किया जाए, बिल्कुल, और इसकी इंक्वायरी यहाँ IG ऑफिस की ज़ेरे निगरानी हो, और तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं। जियो फोरेंसिक पूरी तरह होना चाहिए। देखिए, पुलिस के पास वो वसाइल नहीं है जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं। अगर शफाफ तहकीकात हो तो पता चलेगा कि इसका हैंडलर कौन है। और देखें, ये 9mm का पिस्टल था, ये 9mm का पिस्टल था, और ये जो पिस्तौल था, याद रखिएगा, आम आदमी इसको हैंडल नहीं कर सकता। मैं वेपन्स को जानता हूँ। ये 9mm का पिस्टल था, इसमें 18 गोलियां मैक्सिमम डलती हैं। अगर आप इसके ऊपर छोटा मैगजीन लगाएं तो नॉर्मल मैगजीन 18 गोलियां इसके अंदर डलती हैं। दूसरा, ये ऑटोमेटिक था। ये पाकिस्तानी पिस्टल ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होते। ये ऑटोमेटिक पिस्टल, इसकी हैंडलिंग भी आम आदमी नहीं कर सकता। ऑटोमेटिक पिस्टल तब रखा जाता है जब आपने किसी को जान से मारने का फैसला कर लिया हो कि मैं गोली चलाऊंगा तो सारी गोलियां एक साथ मैं स्प्रे करूंगा और फेंकूंगा। इसकी एक साथ सारी, और इस आदमी की जेब से कोई नशा आवर पुड़ी भी निकली है। तो एक नशई जो है उसको इस्तेमाल किया गया, और उस नशई के बाद इतना महंगा पिस्तौल वो क्या कर रहा था। दूसरा, ये जो अजान वाला एलिमेंट डाला गया ना बीच में, कहा जा रहा है कि 2 मैं परसों कंटेनर पे था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये बिल्कुल, मैं परसों कंटेनर पे था,
वहाँ पे अजान होती है बिल्कुल कंटेनर के मैं नहीं बिल्कुल वो अजान वाली बात कंप्लीट कर ली। मैं भी परसों थी, बिल्कुल सही मैं बात परसों है। कंटेनर पे था। बिल्कुल कंटेनर के ऊपर बाकायदा अजान होती है। वो अजान मुझे ऐसा लगा जैसे फैसल जावेद खान की आवाज में है, या फैसल की आवाज में है या किसी और की, लेकिन वो कंटेनर के स्पीकर से अजान चलती है। बिल्कुल अजान दी जाती है कंटेनर के स्पीकर से। उसके बाद वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं कंटेनर पे, वहाँ कुर्सी मौजूद है और एक सोफा मौजूद है। वो लोग उसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने खुद वहाँ पे लोगों को नमाज पढ़ते हुए अजान के बाद देखा है। एजाज चौधरी साहब वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, अजान के बाद बिल्कुल खामोशी कर दी गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर वहाँ पे इमरान खान साहब ने नमाज पढ़ी है, बाकी लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी नमाज पढ़ी है। तो उसके बाद दोबारा इमरान खान साहब ने कहा कि अब नात से शुरू करो। फिर नजम शराज ने गालिबन 2 मरतबा एक नात पढ़ी, तो इमरान खान साहब ने कहा तुम फिर पढ़ो। उन्होंने फिर दोबारा नात पढ़ी। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जो एक बहाना बनाया गया ना, तोते की तरह रटा रटाया बयान कि अजान हो रही थी और गाने चल रहे थे, तो नहीं। एक तो जिस वक्त ये गोली चली है उस वक्त कवाली थी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि उस वक्त अल्लाह वाली कवाली चल रही थी। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि अजान के वक्त कवाली चलने पे इस आदमी ने पहले कितने कत्ल किए हैं? क्या ये ऐसे ही करता है हमेशा? हमारे यहाँ पे बार बार 12 रबीउल अव्वल के भी हम लोग जश्न मनाते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं। तो ये सिर्फ एक बंदे को ऐसा लगता है तैयार किया गया था, ये एक हो रहा है। इसके हैंडलर्स कोई और है, और वो हैंडलर जो है उन्होंने फौरी तौर पे बंदोबस्त किया। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, फिर इस वीडियो को सुनवा के अप्रूवल ली गई है। अप्रूवल लेने के बाद इस वीडियो को जारी किया गया है कि ये वीडियो ओके, अब इसको जारी कर दिया जाए। ये बहुत जल्दी थी इस बात की। ये अभी तक एक हमलावर के बारे में इंफॉर्मेशन कंफर्म है, और दूसरे के बारे में लोग बात कर रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इससे बरीउज़िमा नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिस्पांसिबिलिटी है और वफाकी हुकूमत की भी रिस्पांसिबिलिटी है इमरान खान को सिक्योरिटी देना, और अगर नहीं दे पाए तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको भी तो धमकियां मिल रही है ना कि जुबान खराब कर देंगे, तो आप अपनी भी क्या सिक्योरिटी का कर रहे हैं? मतलब तो सारी लिमिट क्रॉस है। डगर किस तरफ चल रही है इमरान भाई? पहले अरशद शरीफ, आज खान साहब और कायदीन, और लगता है कि देखिए, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था, डीजी ISI ने और DG ISPR ने, इन दोनों साहिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि अरशद शरीफ के पास तो एक सिक्योरिटी वाला भी नहीं था। हमारा भाई तो अकेला फिरता था इस शहर में, और इमरान खान के साथ तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर खान साहब के ऊपर अटैक हुआ है इस तरह से, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अरशद शरीफ इस मुल्क में सिक्योर था? 2 लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फैसिलिटेट किए गए थे, वो दोनों लोग अरशद भाई को कत्ल करना चाहते थे। हमें और बहुत सारे दूसरे लोगों को इस बात का पता था। अरशद भाई को बकायदा उनकी तस्वीरें दिखाई गई थी, और अरशद भाई का वो लोग पीछा कर रहे थे। ना सिर्फ वो पीछा कर रहे थे उनके ऑफिस तक, उनके घर तक, बल्कि उनको हरासा किया जा रहा था, और उनको ये बताया गया था कि किसी भी वक्त आपको टारगेट कर दिया जाएगा। काफी दिनों से अरशद भाई अपनी फैमिली, अपने बच्चों को भी बाहर नहीं लेकर जा रहे थे अपनी गाड़ी में साथ, कि मेरे पे जब हमला हो तो मैं अकेला मारा जाऊं, मेरे साथ मेरे बच्चे नहीं होने चाहिए। लेकिन जब उनका चैनल बंद कर दिया, उसके बाद फिर उनके पास लड़ने के लिए हथियार ही कोई नहीं था, वजह ही कोई नहीं थी। तो देन उनको लोगों ने कहा कि अब आपको निकल जाना चाहिए, तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि वो चले जाएं। उस रात अकेला अरशद शरीफ नहीं भागा था, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। उस रात 3 लोग भागे थे इस्लामाबाद से। 3 लोग जो इकट्ठे बैठे थे, उन्होंने मिलकर फैसला किया था कि आज हम इस्लामाबाद छोड़ देंगे जब तक हालात बेहतर नहीं होते। एक छोड़कर गए थे उस रात को काशिफ अब्बासी साहब, वो लाहौर आ गए थे। एक इस्लामाबाद को उस दिन छोड़ा था खाबर घुम्मन ने, वो अपने गांव चले गए थे, और एक अरशद शरीफ साहब ने, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। तो 3 लोग थे। आप बाकी 2 से पूछ लें कि उन्होंने उस रात इस्लामाबाद को क्यों छोड़ा था। इमरान भाई, सारे जो ब्रिलियंट जर्नलिस्ट हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। मोहित मीरजादा भी चले गए हैं मुल्क से, शाबिर शाकिर भी चले गए हैं। ये क्या हो रहा है सर? आपके मुतालिक भी इसी तरह की खबरें चल रही थी, बल्कि आपके बारे में सुना भी आप भी जा रहे हैं बाहर। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर अब मजीद जबर मुसल्लत नहीं रह सकता। अब एक एक करके सारी लिमिट्स तो क्रॉस होती जा रही हैं। आज तो रेड लाइन क्रॉस हो गई। लीडर्स को भी गोलियां पड़ रही हैं लॉन्ग मार्च के तरह। आप बताएं ना, मौलाना फजल रहमान साहब 2 मरतबा है, क्या गोली लगी उनको? बिलावल इतने लंबे रास्ते से आए, क्या उनको किसी ने हमला किया? मरियम थी। एक ड्रोन जो है वो सिर्फ उनकी बहन को लगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान में शोर मचा था वो आपके सामने है।
اور مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی آئے. عمران بھائی فیصل واڈا کو نہیں شامل کرنا چاہیے انویسٹیگیشن میں. فیصل واڈا کو نہیں شامل کرنا چاہیے انویسٹیگیشن میں, جیسا آپ نے ٹویٹ بھی کیا. کس کو؟ فیصل واڈا کو. ہاں بالکل. دیکھیں فیصل واڈا نے کہا تھا کہ کچھ ہوگا اور لاشیں گرے گی, اور اہم لوگ جو ہیں اس نے اہم لوگوں کا نام ہے, اہم لوگوں کی لاشیں. جی سر. تو وہ عمران خان سے اہم تو کوئی نہیں ہے. اس وقت پاکستان کا سب سے اہم آدمی وہی ہے. سر واڈا کی بات سچ ہوگی نا آج؟ نہیں مجھے ابھی نہیں, اس کی انکوائری ہوگی. آپ کو پتا ہے؟ بتائیں. آپ کا سورس ہوگا, نہیں آپ بتائیں نا, آپ بتائیں کہاں پہ ہو. سب کو پتا ہے. تو پھر آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. نہیں آپ بتائیں, آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ ہم آپ سے سننا چاہتے ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں, آپ بتائیں. دیکھیں نہیں ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. دیکھو آپ کو پتا ہے تو آپ بتائیں. آپ بتائیں نا کس نے مارا. آپ نام لیں, آئے سب پوچھتے ہیں ان سے, نام لیں, بتائیں بتائیں کس نے مارا. کس نے مارا, نام لیں. آپ پتہ کیا, آپ یہاں چسکا لینے آتے ہیں کہ اس کو بھی مرواؤ, اس کو بھی مرواؤ, اس کو بھی مرواؤ. وہ جو مارنے والے وہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں. خدا کی قسم اس لیے نہیں نام لیتے, اس لیے نام لینے سے نہیں ڈرتے کہ کوئی ہمیں وہ مار دیں گے, اس لیے کہ ہم اپنے لوگوں کی بے عزتی نہیں کروانا چاہتے, اس لیے کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں. ڈر نہیں لگتا ہمیں, ڈر لگتا ہوتا بھاگ جاتا. میں پاکستان سے باہر گیا تھا. اسی طرح چل رہا ہے, اور ہر بار اسی طرح لگتا ہے کہ جو مقتول ہے نا وہ غلطی سے گولی کے سامنے آ گیا, اور اللہ نہ کرے اگر آج وہ شخص اس کو نہ پکڑتا تو ہم اظہار افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور 70 سال سے اسی طرح ہوتا آ رہا. بے نظیر کا اسی طرح کا معاملہ تھا. آج اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی جان بچائی ہے, اور میرے خیال میں یہ وہ آخری حربہ ہو سکتا تھا جو استعمال ہو سکتا تھا عمران خان کے خلاف. عمران خان نے جب ان کو گولی نہیں لگی تھی, اس سے پہلے عمران خان نے لگ بھگ 50 مرتبہ اس قوم کو یہ بتایا کہ مجھے گولی ماریں گے یا میرے اوپر حملہ کریں گے, اور مجھے جان سے مارنے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بند کمرے میں چند لوگوں نے مل کر مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مجھے مار دیا جائے گا تو اس کو کوئی اور رنگ دیا جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں, آپ نے سنا نا, کیا وہ سارا کچھ صحیح ثابت نہیں ہو رہا؟ بالکل. اب انتظار کرو عمران خان کے اسٹیٹمنٹ کا, وہ کیا کہتے ہیں. عمران بھی آپ کو بڑے سیویئر تھریٹ ہیں, تو آپ نے نہیں سوچا کہ آپ بھی, دیکھو یار میں چھوٹا آدمی ہوں, میری طرح کے اور بہت ہیں اس ملک میں, نہیں آپ بڑے لیکن آدمی بات ہیں. یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے وہ بہت بڑی بات ہے. میرے جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, اور میرے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ میں اندر صاحب میں سب کچھ دیکھ کے ہر چیز رپورٹ لے کر آ رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لانگ مارچ ہے اس میں مزید جان ڈل جائے گی یا یہ تحریک کو روکنے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فوری طور پہ عمران خان صاحب نکل کے کسی لانگ مارچ کا حصہ بن سکتے ہیں. خان صاحب کی حالت ان کی دیکھیں وہ 70 ایئرز ان کی ایج ہے, یہ بھی تو آپ ذہن میں رکھیں. وہ بہت مضبوط آدمی ہے اعصابی طور پہ, بلکہ وہ ہاسپٹل میں سب کنٹرول کر رہے ہیں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار رش نہ لگاؤ, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, وہ کدھر ہے, اس کو لگی اور کس کو لگی مجھے بتاؤ, ان کو بلاؤ ادھر. وہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنے جو باقی زخمی ہیں ان کو بھی یہاں بلوا رہے تھے کہ ان کو بھی لے کر آؤ ادھر, اسی طرح ان کا علاج کرو, اور لوگوں کی خیریت بھی پوچھ رہے تھے. اور اس کے علاوہ اگریشن تو ہے, پھر آپ کو آئیڈیا ہے صورتحال جس طرح کی بنی ہے اس میں کوئی آدمی نارمل نہیں رہ سکتا جس کے ساتھ آپ اتنی بڑی زیادتی کریں. عمران بھائی پنجاب میں کل بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, صادق سنجرانی صاحب جو ہیں پرویز الہی صاحب سے ملے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حالات اور ان کا رخ بھی بدل رہا ہے؟ کیونکہ پنجاب میں جہاں پہ آپ کی حکومت سیکورٹی آپ کی اپنی, اور وہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد پکڑ کے فوری طور پہ جو بیان دلوایا جاتا ہے. صادق سنجرانی صاحب کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے نا, ان کے اوپر تحریک عدم اعتماد کی تلوار ہے, تو وہ ان کے اپنے الگ معاملات ہیں. عمران بھائی لگتا ہے کہ اس طرح کے کنڈوں سے جو ہے وہ لانگ مارچ کو روک دیا جائے گا, یا پھر وہ جو رکاوٹیں بعد میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے لوگوں کے حوصلے جو ہیں وہ تھوڑے سے پست ہوں گے؟ دیکھیں اگر آج جو ٹارگٹ کرنے والا ہے خدا نہ خواستہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرتا تو آپ کچھ اور کہہ سکتے تھے. ہوں نہیں, اب نہیں, اب نہیں. تب سے لے کر آج تک یہ کب یہ واقعات رکیں گے؟ کب تک ہم لوگ خون بہاتا جب تک قوم کھڑی نہیں ہوتی مل کے. کب تک ایسا چلے گا؟ آپ نے طے کرنا ہے کب تک, یس آپ لوگوں نے طے کرنا ہے کب فیصلہ تک. کر چکے ہیں, ریڈ لائن ہیز بین کراسڈ. اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کیجئے, ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو. اللہ آپ کو حفاظت کرے عمران بھائی. نہیں بچوں گاڑی دینا کسی نہیں میں ادھر ہی. آپ ادھر ہو